नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम एला और मीरिया को देखते हैं जो कि दरवाजे के बाहर से जिन्वू और प्रिंसेस की बातें सुन रहे थे और तभी मिलिंग भी आकर उन्हें ज्वाइन कर लेती है। अंदर जिन्वू अभी भी इसी सोच में डूबा हुआ था कि ऐसा क्या करे जिससे उन लोगों की बॉडी वापस उन्हें मिल जाए, पर तभी उसे उस किस की याद आती है जो कि उस दिन उसने प्रिंसेस को किया था। तो इस बारे में प्रिंसेस को भी बताता है कि क्या पता हो सकता है इसी वजह से उन दोनों की बॉडी स्विच हो गई हो, और जबकि उसने अभी तक इतने तरीके ट्राई कर लिए हैं बॉडी वापस पाने के लिए, तो ये भी करने में क्या ही बुराई थी। पर इससे पहले कि वो प्रिंसेस को किस कर पाता, गलती से एला और मीरिया और मिलिंग कमरे के अंदर आ जाते हैं और उन दोनों को इस कंडीशन में देख वो लोग ऑकवर्ड हो जाते हैं। पर क्योंकि जिन्वू और प्रिंसेस दोनों ही एडल्ट हैं तो इस बात में कोई बुराई भी नहीं थी, इसलिए मिलिंग एला और मीरिया को लेकर कमरे से बाहर चली जाती है। पर अब तक जिन्वू एम्बेरस हो चुका था तो वो प्रिंसेस को किस नहीं करता। और फिर नेक्स्ट सीन में प्रिंसेस बाहर आती है जहाँ पहले से ही जिन्वू की ढेर सारी फैन गर्ल्स उसका इंतजार कर रही थी, और ये तो हम जानते ही हैं कि प्रिंसेस को अटेंशन कितनी पसंद है। तो जिन्वू की बॉडी में होने का भरपूर फायदा उठाते हुए प्रिंसेस उन फैन गर्ल्स के पास चली जाती है और जिन्वू की ही तरह उन लोगों को ऑटोग्राफ देने लगती है। जिन्वू भी ये सब देख रहा था, पर कहीं प्रिंसेस उसकी इज्जत का कबाड़ा न कर दे, इसलिए वो उसे अंदर चलने को कहता है। पर प्रिंसेस उसकी बात नहीं सुनती और वापस से फैंस में बिजी हो जाती है, जिस पर कि जिन्वू उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगता है। लेकिन ये देख उसकी फैंस गर्ल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो लोग उसे जिन्वू की गर्लफ्रेंड समझकर दुखी हो जाती हैं, जिस पर प्रिंसेस उन लड़कियों को क्लियर करती है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो ये सुन वो लोग वापस से खुश हो जाती हैं और खुद को तसल्ली देते हुए कहती हैं कि उनका जिन्वू प्रिंसेस जैसी बदसूरत लड़की को नहीं पसंद कर सकता है। पर प्रिंसेस को कोई बदसूरत कहे ये भला वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है। तो वो उन लोगों पर नाराज होती है और कहती है कि प्रिंसेस जैसी खूबसूरत लड़की इस पूरी दुनिया में नहीं है। वैसे जिन्वू तो प्रिंसेस की नाराजगी की वजह समझ रहा था, पर उसकी फैंस नहीं समझ पाएंगी, इसलिए वो उसे अंदर लेकर चला जाता है जहाँ की आंटी उन दोनों का लंच पर वेट कर रही थी। तो वो दोनों भी आंटी को ज्वाइन करते हैं, पर प्रिंसेस बहुत ही अजीब तरीके से खाना खा रही थी, जिसके लिए जिन्वू उसको टोकता भी है, पर प्रिंसेस उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती और वैसे ही खाना खाती है जैसे उसे खाना पसंद है, और बाकी चीजें भी वो बिल्कुल अपने हिसाब से करती है। पर जिन्वू को तो उसकी हरकतें देख ये टेंशन हो रही थी कि अगर प्रिंसेस इसी तरह से रहना जारी रखेगी तो उसकी तो पूरी इमेज स्पॉइल हो जाएगी, क्योंकि बाकी लोग तो प्रिंसेस को ही जिन्वू समझेंगे। लेकिन जिन्वू अपने इमेज की धज्जियां उड़ते हुए नहीं देख सकता था, तो प्रिंसेस के साथ कुछ डील करता है जिसमें वो प्रिंसेस से कहता है कि वो लोग किसी को ये बात नहीं बताएंगे कि उनकी बॉडी चेंज हो गई है, जिसके लिए प्रिंसेस बहुत ही आसानी से मान जाती है, क्योंकि वो भी ये नहीं चाहती थी कि एला और मीरिया को इस बात का पता चले और उन लोगों को लगे कि उनकी प्रिंसेस इतनी डम्ब है कि उसकी बॉडी चेंज हो गई और उसे पता भी नहीं चला। लेकिन फिर जिन्वू प्रिंसेस के सामने 3 और शर्तें रखता है, जिसमें कि पहली शर्त ये थी कि उन दोनों में से कोई भी एक दूसरे की बॉडी नहीं देखेगा और वो दोनों खास तौर से नहाते वक्त, कपड़े चेंज करते वक्त और सोते समय एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। और दूसरी शर्त ये थी कि वो दोनों पब्लिक में बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करेंगे, जिससे कि किसी को भी शक ना हो कि कौन जिन्वू है कौन प्रिंसेस। और तीसरी शर्त ये थी कि प्रिंसेस ज्यादा खाएगी नहीं, क्योंकि जिन्वू को अपनी बॉडी को फिट रखना था और वो वेट गेन नहीं करना चाहता। तो न चाहते हुए प्रिंसेस को जिन्वू की ये सारी शर्तें माननी पड़ती हैं। लेकिन फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए जिन्वू प्रिंसेस से पूछता है कि अब जबकि मैं तुम्हारी बॉडी में हूँ तो क्या मेरे पास तुम्हारी शक्तियाँ भी आ चुकी होंगी, जिस पर प्रिंसेस उससे कहती है कि हाँ, मेरी सारी शक्तियाँ तुम्हारे पास आ गई होंगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, प्रिंसेस बस उसे बेवकूफ़ बना रही थी, पर वो इस तरह से जिन्वू को शक्तियाँ यूज करना सिखाती है कि जिन्वू भी ये समझ नहीं पाता कि वो झूठ बोल रही है और अभी भी उसकी शक्तियाँ उसी के पास हैं। और क्योंकि जिन्वू को प्रिंसेस की बातों पर यकीन हो गया था, तो प्रिंसेस से पूछता है कि क्या वो अब गायब हो सकता है, जिस पर कि प्रिंसेस उसे गायब होने का झूठा तरीका सिखाती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि जिन्वू उसे दिखाई ही नहीं दे रहा। तो बेचारा जिन्वू उसकी बात मानकर ये सोच लेता है कि वो सच में नहीं दिख रहा, और ये चेक करने के लिए वो एला और मीरिया के पास चला जाता है, जो कि हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। और जिन्वू एला के सिर पर ठोकता है, पर एला कोई रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि वो तो उसे अपनी प्रिंसेस समझ रहा था। लेकिन इससे जिन्वू का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है और वो उन लोगों के सामने जाकर डांस करने लगता है। पर अब जबकि उन दोनों को टीवी देखने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मिरिया उसे साइड हटने को कहती है, जिससे कि जिन्वू को समझ आ जाता है कि प्रिंसेस ने उसे बेवकूफ बनाया। और इधर कमरे में जिन्वू की हरकतें देख प्रिंसेस उसका खूब मजाक बनाती है।
खैर फिर नेक्स्ट डे प्रिंसेस और जिन्वू सो रहे थे कि तभी जिन्वू का फोन बजता है, जिसे कि प्रिंसेस उठाती है और नींद में ही बातें करके वापस रख देती है। और जब थोड़ी देर बाद उठकर जिन्वू अपना फोन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि थोड़ी देर पहले उसके मैनेजर की कॉल आई थी। तो वो जल्दी से प्रिंसेस को उठाता है और उससे मैनेजर की कॉल के बारे में पूछता है, जिस पर प्रिंसेस उसे बताती है कि वो 3 दिन से ट्रेनिंग पर नहीं गया है, इसलिए मैनेजर उस पर नाराज हो रहे थे और कह रहे थे कि भले ही उसके पास हुदा का सपोर्ट है, लेकिन अगर वो आज भी ट्रेनिंग पर नहीं आया तो उसे टीम से निकाल दिया जाएगा। तो ये सुन जिन्वू प्रिंसेस पर नाराज होता है कि वो ये बात सुन ऐसे सो कैसे सकती है, पर अब इस हालत में तो जिन्वू ट्रेनिंग पर जा नहीं सकता, तो प्रिंसेस को भी अपने साथ चलने को कहता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम प्रिंसेस और जिन्वू को ट्रेनिंग ग्राउंड में देखते हैं, जहाँ की जिन्वू प्रिंसेस को कार चलाना सिखा रहा था, लेकिन प्रिंसेस ये नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे ये खतरनाक लग रहा था। तो जिन्वू उससे कहता है कि उस दिन रेस में तो तुम बहुत इंजॉय कर रही थी, तो कार चलाने में किस बात का डर। पर प्रिंसेस को ड्राइवर तो बन सकती थी, पर ड्राइविंग करने में उसे डर लग रहा था। तो जिन्वू उसे समझाने की कोशिश करता है, पर तभी उसका मैनेजर वहां आ जाता है। पर जिन्वू को ड्राइविंग सीट पर इतना नर्वस बैठा देख उसे भी काफी हैरानी होती है, लेकिन इससे पहले कि उसकी हैरानी शक में बदलती, जिन्वू कार में बैठकर प्रिंसेस को ड्राइव करने को कहता है। तो प्रिंसेस ड्राइव तो करने लगती है, पर उसे बहुत डर लग रहा था, जिस पर कि जिन्वू उसे गाइड करता है। पर प्रिंसेस को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था और जिन्वू के गाइड करने के बावजूद भी वो गाड़ी ठोक देती है। और फिर हम प्रिंसेस को चेंजिंग रूम में देखते हैं, जहाँ की वो अकेली ही थी। तो वो जिन्वू की कंडीशन फॉलो नहीं करती और उसकी बॉडी को चेकआउट करने लगती है, पर तभी वहाँ हुदा भी चेंज करने आ जाता है। और क्योंकि जिन्वू के सामने चेंज करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, तो वहीं चेंज करने लगता है। लेकिन प्रिंसेस हुदा को अपने सामने चेंज करता देख ऑकवर्ड हो जाती है और उसे भी चेकआउट करने लगती है। पर हुदा को भी यहाँ जिन्वू का बिहेवियर काफी अजीब लगता है। लेकिन फिर वो दोनों चेंज करके बाहर आते हैं और हुदा उससे दोबारा उस रात के बारे में पूछता है जब वो बेहोश हो गया था, जिस पर प्रिंसेस उसे बताती है कि उस रात उन लोगों ने कोई झटका महसूस किया था और बिजली भी चमकी थी, पर उन लोग को कोई आइडिया नहीं कि ये बिजली कहाँ से आई। तो ये सुन हुदा को भी हैरानी होती है कि ये कैसे हो सकता है, पर तभी उसकी नज़र ब्रेसलेट पर जाती है जो कि टूट गया था। तो प्रिंसेस उसे बताती है कि हो सकता है उस दिन बेहोश होते समय ऐसा हो गया हो। और फिर नेक्स्ट सीन में हम प्रिंसेस और जिन्वू को एक पहाड़ी के मंदिर पर जाते हुए देखते हैं, क्योंकि प्रिंसेस ने टीवी में देखा था कि यहाँ पर कोई बाबा रहते हैं जो कि उन दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। वैसे जिन्वू को इस बात पर भरोसा तो नहीं था कि यहाँ ऐसा कोई बाबा मिलेगा, पर फिर भी वो कोई चांस नहीं लेना चाहता था, इसलिए प्रिंसेस की बात मानकर वो यहाँ आ गया। लेकिन फिर प्रिंसेस वॉशरूम जाती है, पर फिर से वो एक बार भूल जाती है कि अब वो एक लड़की नहीं बल्कि लड़का है और गलती से लेडीज वॉशरूम में चली जाती है, जहाँ की लड़कियां उसे देखकर चिल्लाने लगती हैं और मार के भगा देती हैं। और इधर जिन्वू चारों तरफ उस बाबा को खोज रहा था जिसे खोजने वो लोग यहाँ आए थे। पर तभी एक आदमी जो कि एक बाबा ही था जिन्वू के पास आता है और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का कह उसे अपने साथ ले जाता है। पर जिन्वू को अकेली लड़की जान वो उसे बुरी आत्माओं का डर देकर उस पर जादू टोना करने लगता है, जिससे कि जिन्वू समझ जाता है कि वो एक ढोंगी है और मारकर उसका हुलिया बिगाड़ देता है। और प्रिंसेस को कांटेक्ट करने के लिए उसे कॉल करता है, जो कि वहीं पास के ही एक ड्रम में छुपी हुई थी। तो प्रिंसेस बाहर आकर उसे वॉशरूम वाली बात बताती है कि उसके साथ वहाँ क्या हुआ। तो जिन्वू उसे आगे से ध्यान रखने को कहता है कि अब से ऐसी गलती ना करे, वरना वो मुसीबत में पड़ सकती है। तो एक बार फिर से मिलकर वो दोनों उस बाबा को खोजने लगते हैं जिससे मिलने वो लोग वहाँ आए थे। तो थोड़ी मेहनत के बाद उन लोगों को उस बाबा का एड्रेस मिल जाता है, पर इत्तेफाक से उस समय वो बाबा अवेलेबल नहीं था, बस उसका वहाँ पर एक चेला था जो कि उन लोगों को बताता है कि बाबा आने ही वाले होंगे, तब तक वो लोग यहाँ पर बैठकर इंतजार कर सकते हैं। तो प्रिंसेस और जिन्वू बैठकर वहाँ पर बाबा का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी वहाँ वही आदमी आता है जिसका जिन्वू ने थोड़ी देर पहले हुलिया बिगाड़ा था। तो बाबा उसे देखकर भड़क जाता है और उस पर अटैक करता है, पर एक बार फिर से जिन्वू उसका मुंह तोड़ देता है और प्रिंसेस को लेकर वहाँ से चला जाता है। और फिर प्रिंसेस को समझाता है कि अब से वो टीवी पर ऐसे प्रोग्राम ना देखे, ये सब झूठ होता है। और फिर हम उस प्रोफेसर को देखते हैं जो कि अपने बॉस से बताता है कि प्रिंसेस की सच्चाई पता करने के लिए उन लोगों को बस थोड़ी और एनर्जी की ज़रूरत है,
क्योंकि बाकी एनर्जी उन लोगों ने पहले ही कलेक्ट कर ली है। लेकिन उसे इस बात पर डाउट है कि शायद हुदा को उन लोगों के बारे में कोई शक हो गया है। तो ये सुन उसका बॉस कहता है कि तुम हुदा की टेंशन मत लो, बस अपने रिजल्ट पर फोकस करो। पर एज एन ऑडियंस हमें आज समझ आता है कि जरूर ये आदमी ऐसा कोई है जो हुदा को भी जानता है। तो इसी के साथ ही एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।